नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। राहुल गांधी जी जिस पिच पर बीजेपी को खिलाना चाह रहे हैं आज, बीजेपी वैसे ही उसी पिच पर खेल भी रही। याद कीजिए 2019 के केंद्र का इलेक्शन, बीजेपी ने 300 का नारा दिया और 300 पा भी जाती। वहीं से राहुल गांधी जी के दिमाग में बात खटकना शुरू हो जाती है कि इतना सटीक आंकड़ा कोई भी पार्टी कैसे दे सकती कि वो 300 बोले तो 300 पार हो जाए। उसके बाद बिहार का इलेक्शन आता है, राज्यसभा का, जिसमें आरजेडी सबसे आगे चल रही थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में लगभग तैयार थी। लेकिन आखिरी के 1-1.5 घंटे में बीजेपी 74 सीट पाती है और दूसरी बड़ी पार्टी बनकर बिहार में उभर जाती, जबकि बिहार में बीजेपी का कोई अस्तित्व नहीं होता और अंततः बीजेपी एक तरीके से मान के चले सत्ता में आ जाती। फिर 2022 के उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को आप ध्यान से देखिए। 3-3:30 बजे तक समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत में आपको दिख रही थी, लेकिन शाम होते होते वो पूर्ण बहुमत से हट जाती है और बीजेपी पूर्ण बहुमत में आ जाती। ये 3 घटनाएं ऐसी होती हैं कि राहुल गांधी के दिमाग में छा जाती है बात कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा खेल है। और तीनों में सिमिलरिटी सिर्फ इसी बात की है कि जो अनाउंसमेंट था बीजेपी का वही हुआ और 1 से 1.5 घंटे जो शाम के होते हैं उसी समय वोट परिवर्तित होते हैं, या कह लीजिए सीट बढ़ जाती। अब 2024 के इलेक्शन के रिजल्ट को भी देखिए। शाम के 4 बजे तक इंडिया गठबंधन पूर्ण बहुमत में आगे चल रहा होता है, लेकिन उसके बाद एकाएक 25-30 सीटें या 50 सीटें कह लीजिए कम होती है और वो पूर्ण बहुमत से बाहर हो जाता है और सत्ता में बैठी हुई बीजेपी फिर से तीसरी बार सरकार बना लेती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी जी ने एक प्लेज लिया, ये कह लीजिए एक योजना बनाई कि कैसे बीजेपी को एक्सपोज किया जाए कि बीजेपी दरअसल जीत नहीं रही है, बल्कि जितने इंस्टीट्यूशन हैं वो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और खास तौर से इलेक्शन कमीशन पीछे के रास्ते से वोटर्स को बढ़ा रहा है और उनको जिताने में मदद कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जी पिछले 1-1.5 साल लगातार इस बात पर मेहनत करते हैं और हरियाणा और महाराष्ट्र के हार के बाद तो पूरे देश को समझ में आ गया था कि बीजेपी कहीं ना कहीं वोट चोरी कर रही है और बहुत बड़े स्तर पर कर रही है। ठीक जब दिल्ली का इलेक्शन होता है और बीजेपी 48 सीट पाती पूर्ण बहुमत में आती है, तब एक चीज को कंफर्म मान लिया जाता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे से वोट चोरी कर रही। राहुल गांधी जी ने कर्नाटका के सेंट्रल सीट की पूरी एनालिसिस की। उसमें ये पता चलता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने बूथ से उसमें हर जगह कांग्रेस जीत रही होती है, लगभग 60-70 हजार वोटों से जीत रही होती है, लेकिन लास्ट के बूथ से 1.5 लाख के आसपास वोटों से बीजेपी आगे निकलती है और 30-40 हजार वोटों से बीजेपी आसानी से जीत जाती है। याद कीजिए 2024 के केंद्र के इलेक्शन में बनारस से मोदी जी 1.5 लाख वोटों से हार रहे थे, लेकिन आखिरी समय में मोदी जी 1.5 लाख के वोटों से जीत जाते हैं। यानी कि लगभग उनको लास्ट के 1 या 2 राउंड में कांग्रेस के प्रत्याशी से 3 लाख वोट से ज्यादा वोट मिल जाते हैं। अब आप खुद कल्पना कीजिए, ये संभव हो ही नहीं सकता कि कोई भी सांसद अगर 1.5 लाख वोटों से पीछे चल रहा हो तो वो जीत जाए आखिरी के 1 या 2 राउंड में। दरअसल ये पूरी तरीके से सोची समझी तरीके से की गई साजिश थी कि कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया गया। अब यही बात राहुल गांधी जी जब कर्नाटका के उस सीट को लेकर दिखाते हैं, बताते हैं और बोलते हैं कि इलेक्शन कमीशन उनको इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे, एक्सेल सीट में डेटा दे दे, ताकि वो बहुत आसानी से समझ सकें और सारी सीटों की एनालिसिस 1 या 2 दिन या महीने भर में कर लें। क्योंकि जिस सीट को वो बता रहे हैं, जो पूरा उन्होंने डेटा दिखाया, उसको बता रहे हैं कि 6 महीने लग गए एक सीट को पूरा एनालिसिस करने में कि कहां चोरी की गई है। अब जब राहुल गांधी जी ने बोला तो कहीं ना कहीं सोच समझ के इस बात को बोले थे कि बीजेपी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहला गलत कदम उठाएगी कि इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए बीजेपी के कुछ नेता आएंगे सामने।
और वैसा ही होता है कि इलेक्शन कमीशन को बचाने के लिए बीजेपी के नेता पीछे से खड़े हो जाते हैं और बताने से नहीं चूकते कि इलेक्शन कमीशन सही है। इससे समझ में आता है कि इलेक्शन कमीशन उनके साथ मिला हुआ। दूसरा, राहुल गांधी जी को यह भी पता था कि जब वो इस मुद्दे को उठाएंगे तो उसके बाद जिस सीट पर वो लड़े हैं 2 सीटों से, वहां के लिए भी बीजेपी बोलेगी कि बोगस वोटिंग हुई है, प्लस जो बाद में इलेक्शन होगा प्रियंका गांधी का होता उस पर भी वो बोलेगी कि बोगस वोटिंग हुई, क्योंकि राहुल गांधी को ही चुप कराना। अब अनुराग ठाकुर जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी के क्षेत्र में भी बोगस वोटिंग हुई थी और प्रियंका गांधी के क्षेत्र में भी बोगस वोटिंग हुई थी। प्रियंका गांधी जी का 6 महीने बाद 2024 के इलेक्शन के 6 महीने बाद इलेक्शन होता, बाई इलेक्शन होता, उसमें भी बोगस वोटिंग होती। अब देखिए बीजेपी का चरित्र यही है, पहले किसी का उपयोग करते हैं फिर उसी को बुरा बनाते हैं। अब इन दो स्थिति में समझिए आप बात को, आज वो इलेक्शन कमीशन के भी नहीं हैं। इसी बात पे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को समझ लेना चाहिए कि बीजेपी उनकी भी नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन इतने दिन से उनके साथ है, अपने हर धर्म को ताक पर रखकर उनके साथ है, आज अनुराग ठाकुर ये बोलने से नहीं चूक रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इतना गलत काम कर रहा है कि कोई भी किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बोगस वोटिंग करा सकता है। 6 महीने बाद जो बाई इलेक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक सीट होती है, उसमें भी बोगस वोटिंग हो जाती है। यानी कि कितनी क्रेडिबिलिटी लो है इलेक्शन कमीशन की आज की डेट में, ये बीजेपी के नेता, वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने खुद बता दिया। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए, इस इलेक्शन कमीशन और इसकी पूरी कमेटी को भंग कर देना चाहिए और नए इलेक्शन कमिश्नर को देना चाहिए या किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दें, वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये खुद बीजेपी के नेता ही बोल रहे हैं, ना कि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। अब तीसरी बात यह है कि अनुराग ठाकुर जी के पास ये डेटा है और ये डेटा वो तब बता रहे हैं जब राहुल गांधी जी ने अपना डेटा दिया है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस तरीके के घपले किए गए। अब 2 चीजें इसमें आती हैं। पहले कि अनुराग ठाकुर जब राहुल गांधी बोलते हैं तो एट रैंडम उनके पास डेटा कैसे आ जाता है? अगर डेटा आ गया यानी कि डिजिटल का डेटा अवेलेबल है, जो कि राहुल गांधी जी को नहीं दिया जा रहा। और अगर नहीं था तो अनुराग ठाकुर पहले क्यों नहीं बोले, या तो अभी वो फेक बोल रहे हैं। अब सोच लीजिए बीजेपी कितना फेक नैरेटिव सेट करती है पूरे देश में। अब आपके पास सारे आंकड़े आ ही चुके हैं, तो जनाब वाराणसी की पेन ड्राइव हम सब इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा जी के लोकसभा क्षेत्र के लिए अनुराग ठाकुर जी हंसते हुए उछलते हुए बोलते हैं, देखिए 93,000 फर्जी वोट। भाई थोड़ा सोच लेते बोलने से पहले, जीती कितने वोटों से है? 4,10,000 वोटों से जीती हैं। 93,000 फर्जी बता रहे हैं। मैं बता दूं आपको, बीजेपी को वहां 1 लाख वोट मिले, हम भी हैरान है कैसे मिल गए, कल उसका भी जवाब मिल गया। 93,000 फर्जी हैं। मान लो ये फर्जी वोट वायनाड में नहीं होते तो प्रियंका गांधी जी 5 लाख वोट से जीतती। हम तो यही मानेंगे। अब आ जाइए रायबरेली में, वहां के भी कुछ आंकड़े इन्होंने दिए। मान लो वहां भी फर्जी वोट नहीं होते तो राहुल गांधी 5 लाख वोट से जीतते। हम वाराणसी का इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट की मांग कर रहे हैं। सबको यकीन हो जाएगा, हमें तो है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बचे हैं जिनके मन में संशय है, उन्हें भी यकीन हो जाएगा कि एक बूस्टर डोज मिला था प्रधानमंत्री को। काउंटिंग के दिन आधे दिन तक प्रधानमंत्री हार रहे थे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हार रहे थे, गंगा पुत्रों ने उनका इलाज कर दिया था, लेकिन एक बूस्टर डोज फर्जी वोटर्स का मिल गया। 150 मिनट तक काउंटिंग का कुछ भरोसा नहीं मालूम पड़ रहा था, कहीं सब कोई आंकड़े नहीं आ रहे थे। अचानक वापस से आंकड़े शुरू हुए और प्रधानमंत्री जीत की ओर अग्रसर हो गए। 1 लाख वोटों से जीते। अगर ये आंकड़े हमारे पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट हमारे पास आ जाती है वाराणसी की, ये साबित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री भी गद्दी को चुरा कर बैठे हैं। चोरी की कुर्सी है। वोट चुराया, चुनाव चुराया, कुर्सी चुराई, ये 3 चोरियां इस प्रधानमंत्री ने की हैं और कल ये अनुराग ठाकुर ने खुद साबित कर दिया। इन चीजों से 3 सबसे बड़ी बातें समझ में आती है।
पहला कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इलेक्शन कमीशन जो काम कर रहा है वो एक तरीके से खत्म हो चुका है, वो कुछ नहीं कर रहा है। दूसरा, बीजेपी पूरे देश में फेक नैरेटिव सेट करती है हमेशा। तीसरा, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं आज की डेट में वो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। यही बात राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश की डेमोक्रेसी, हमारे देश का संविधान खतरे में है और आम जनता को समझना पड़ेगा। आम जनता के साथ साथ जो क्षेत्रीय दल के नेता हैं, जो छत्रप हैं, जो छोटी पार्टियां, उनको समझना पड़ेगा क्या बीजेपी के साथ उनको रहना चाहिए या फिर उन दल के साथ रहना चाहिए जो दल उनको फ्रीडम देता है, स्वतंत्रता देता है कि आप अपने क्षेत्र में अपने अनुसार लड़िए। देश हमारा इतना बड़ा है कि हर एक स्टेट के एक शहर में विविधता है, तो वहां का लोकल प्रॉब्लम लोकल नेता ही एड्रेस कर सकता है, ना कि केंद्र में बैठे मोदी जी हर जगह का एड्रेस कर सकते हैं। अब मोदी जी यही चाहते हैं कि एक तरीके से ऐसा रूल चले, चाहे वो बंगाल में हो चाहे वो उत्तर प्रदेश में, वही सेम तरीके से लोगों को ट्रीट किया जाए। यानी शुद्ध शब्दों में बोलिए कि बीमारी कोई हो, दवा एक ही चलेगी। हम अपने चैनल से इस बात को भी बोलते हैं कि जितने छत्रप नेता हैं, जो छोटे हो, जिनके पास सिर्फ एक एमएलए है या एक एमपी है, उनको भी इस बात को समझना पड़ेगा आने वाले समय में कि क्या उनको बीजेपी के साथ रहना है या बीजेपी का साथ छोड़कर किसी भी तरीके से उनको इंडिया गठबंधन में आना चाहिए। आने वाले समय में देखते हैं कि ये जो राजनीति राहुल गांधी ने शुरू की है, जिस तरीके से वो अपने पिच पर बीजेपी को मजबूर कर दिया उन्होंने खेलने के लिए, आगे क्या क्या और नए खुलासे होते हैं। हमारे चैनल की निगाहें पर बनी हुई हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।